हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अध्याय 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले गर्भाशय के जो भाग हैं, पार्ट्स ऑफ यूटेरस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है फंडस, काय और ग्रीवा। फंडस क्या है? यह गर्भाशय का सबसे ऊपरी और गोलाकार भाग है और इसके दोनों ओर दो पृथक गर्भाशय नलिकाएं संबंध रहती हैं, इनसे जुड़ी रहती हैं। काय जो है यह गर्भाशय का मध्य भाग है जो एक गुहा यानी कैविटी के समान होता है, और ग्रीवा यह गर्भाशय का निचला भाग है जो संकीर्ण मार्ग के रूप में योनि से संबंधित रहता है। ठीक है। स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा में कोशिकाओं की जो असामान्य जो कोशिकाएं हैं, इनकी असामान्य वृद्धि होने से सर्वाइकल कैंसर जो है हो जाता है। तो जो स्त्रियों की गर्भाशय की ग्रीवा में जो कोशिकाएं हैं, इनकी असामान्य वृद्धि यानी जो सामान्य वृद्धि होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, तो असामान्य वृद्धि होने से सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। और सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है, याद रखिए किस प्रकार के वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस से यह जो है सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके बाद वजाइना के बारे में अगर बात करें यानी योनि के बारे में, तो योनि स्त्रियों का प्रमुख जननांग होता है जो गर्भाशय ग्रीवा से शरीर के बाहर भाग तक विस्तृत होता है। यह एक पेशीय और लोचशील संरचना है जो एक संकरी नली के रूप में शरीर के बाहर खुलती है। योनि का बाह्य भाग योनि द्वार कहलाता है। तो मेजर पार्ट्स ऑफ जो वजाइना है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है भगनासा, दूसरा है बृहद भगोष्ठ, इसके बाद लघु भगोष्ठ, योनि छेद और बार्थोलिन ग्रंथियां। तो इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है भगनासा। योनि के ऊपरी भाग में एक मतलब कि जो वजाइना है इसके ऊपरी भाग में एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे भग सेसेनिका या भगनासा कहा जाता है। यह अत्यंत संवेदनशील अंग है जिसे पुरुषों के सीसन के समान माना जाता है। इसके बाद है बृहद भगोष्ठ। यह होठों की आकृति की एक मांसल संरचना है जो बाह्य प्रजनन अंगों को आवरण प्रदान करके उनकी सुरक्षा करती है। बृहद भगोष्ठ पर स्वेद यानी पसीना तथा तेल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और यौना आरंभ की अवस्था के पश्चात इस अंग पर जघन रोम उग जाते हैं जो बाह्य प्रजनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद है लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ यानी जो लैबिया मिनोरा है, ये लघु भगोष्ठ की संरचना भी होठों के समान होती है परंतु यह बृहद भगोष्ठ से छोटी होती है। यह बृहद भगोष्ठ से भीतर की ओर स्थित होती है और योनि द्वार को ढककर उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद है हाइमिन यानी योनि छद। यह सलेस्मिक ऊतकों से निर्मित एक पतली झिल्ली के समान संरचना है जो वजिनल और मतलब कि ऑरिफिस यानी योनि द्वार को आंशिक रूप से ढके रहती है। अत्यधिक कोमल होने के कारण योनि छद लैंगिक समागम, खेलकूद, साइकिल चलाने या अन्य अनेक शारीरिक क्रियाकलापों के कारण जो है नष्ट हो जाता है। इसके बाद है बर्थोलिन ग्रंथियां। देखिए बर्थोलिन ग्रंथियां मटर के दाने के आकार की संयुक्त ग्रंथियां हैं जो योनि ठीक पीछे दोनों ओर स्थित होती है। जो बर्थोलिन ग्रंथियां ये योनि के वजाइना के ठीक पीछे दोनों ओर स्थित होती हैं और ये ग्रंथियां पुरुषों में भी पाई जाती हैं। याद रखिएगा। और ये किसके समान होती हैं? तो वल्वोरेथ्रल ग्रंथि के समान होती हैं और योनि को चिकना रखने के लिए सलेस्मा का ये स्राव करती है। इसके बाद है मैमरी ग्लैंड्स। देखिए मैमरी जो ग्लैंड्स है ये पुरुष और स्त्री दोनों के स्तनों में ग्रंथिल ऊतक उपस्थित होते हैं, परंतु स्त्रियों में यौना आरंभ के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ग्रंथिल ऊतक विकसित होकर पुरुषों के तुलना में बड़े आकार के स्तनों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्तन ग्रंथियां बहिस्रावी होती हैं जो दुग्ध का उत्पादन करती हैं और नवजात तथा अल्प आयु संतानों को पोषण प्रदान करती है। स्त्रियों के स्तनों में विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां या ग्रंथियों का समूह उपस्थित होता है जो दुग्ध का स्राव करने में सक्षम होती हैं। पूर्ण विकसित स्तन ग्रंथियों में उपस्थित खोखली गुहिकाएं, दुग्ध स्रावी घनाकार कोशिकाएं, मायो एपिथेलियम कोशिकाएं मिलकर जो है लोब्यूलस नामक संरचनाओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक लोब्यूल में एक लैक्टिफेरस वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट उपस्थित होती है जो स्तन के
अग्रभाग यानी जिसे निपल बोलते हैं, इससे ये संबंध होती है। इसके बाद अगर आगे देखें तो याद रखिएगा, मासिक चक्र जो है यानी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, इसके बारे में अगर बात करें तो सभी स्त्रियां यौना आरंभ की अवस्था प्राप्त करने के बाद प्रत्येक माह एक पूर्ण विकसित अंड या डिम्ड यानी एक का उत्सर्जन करती हैं। स्त्री शरीर में प्रत्येक माह होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया मासिक चक्र कहलाती है। मासिक चक्र के दौरान ओवरी के द्वारा एक डिम्ब उत्पादित होता है जो विकसित होकर अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में डिम्ब का पोषण होता है, ठीक है, और वह निषेचन के लिए विकसित होता है। और इसी दौरान क्या होता है कि गर्भाशय की जो आंतरिक परत है और ये मोटी होने लगती है ताकि वह गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार कर सके। यदि इस दौरान पुरुष के जो स्पर्म है, ये डिम्ब का पुरुष के जो स्पर्म है, शुक्राणु है, इनसे डिम्ब का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डिम्ब तथा गर्भाशय की आंतरिक परत दोनों ही गर्भाशय से अलग होकर रक्त स्राव के रूप में शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यदि अंडाशय के द्वारा अंडोत्सर्ग के पश्चात पुरुष शुक्राणु के द्वारा अंड का निषेचन जो है कर दिया जाता है तो यह गर्भाशय में ही परिवर्धित और विकसित होने लगता है तथा शिशु के जन्म तक मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है और यह अवस्था गर्भधारण की अवस्था जो है प्रेगनेंसी की अवस्था कहलाती है। तो कैसे रुक जाता है? तो जो अंडाशय है, अंडाशय के द्वारा अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या होता है, अंडा जो उत्सर्जित हो जाता है तो इसके बाद पुरुष शुक्राणु के द्वारा अंड का निषेचन कर दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और गर्भाशय में ही परिवर्धित और विकसित होने लगता है। इस अंडा जो अंड है इसका विकास होने लगता है, डेवलप होने लगता है और शिशु के जन्म तक, जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता है तब तक मासिक चक्र की प्रक्रिया जो है रुक जाती है और यह अवस्था जो है प्रेगनेंसी कहलाती है। मासिक चक्र की जो समय अवधि है, याद रखिएगा, सामान्य जो अवधि होता है 28 दिनों की होती है। यानी जो मासिक चक्र है इसकी जो सामान्य अवधि है 28 दिनों की होती है। यह 21 दिनों से 35 दिनों तक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो सामान्य अवधि है वो 28 डेज होता है, लेकिन 21 से 35 डेज के बीच भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो संपूर्ण अवधि है उस समय होने वाले परिवर्तन जो है इसकी संपूर्ण अवधि जो ये टाइमिंग ड्यूरेशन है इस समय, और इस समय में जो होने वाला परिवर्तन होता है वो क्या क्या होता है, जैसे 1 से 5 दिन के बीच अनिषेचित डिंब रक्त और गर्भाशय के आंतरिक स्तर के ऊतक स्राव के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। तो जो आंतरिक स्तर के ऊतक जो होते हैं इस स्राव के रूप में शरीर के बाहर निकलते हैं। जब 1 से 5 दिन के बीच होता है तो 6 से 14 दिन के बीच की जो क्रिया है, यह मासिक स्राव समाप्त होते ही गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो होता है, जो लेयर होता है, ये मोटा होने लगता है और दोनों में एक एक अंडाशय एक परिपक्व डिंब का उत्सर्जन करता है। और इस समय योनि में एक श्वेत चिपचिपे तरल जो फ्लूइड होता है, श्वेत व्हाइट फ्लूइड तरल का स्राव होता है जो पुरुष शुक्राणु को डिंब तक पहुंचने में सहायता करता है। 14वां दिन क्या होता है कि अनिषेचित डिंब अंडाशय से डिंब वाहिनी नली में पहुंचता है और 15 से 28वें दिन क्या होता है कि डिंब होता है डिंब वाहिनी से गर्भाशय में प्रवेश करता है। इस समय गर्भाशय की जो भित्ति होता है, जो दीवार होता है, वो डिंब ग्रहण करने के या गर्भधारण करने के बाद अधिक मोटी हो जाती है और यदि डिंब का निषेचन हो जाता है तो वो गर्भाशय की भित्ति से जो है चिपक जाता है और मासिक स्राव नहीं होता है। स्त्री जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और यदि डिंब का निषेचन नहीं होता है तो मासिक स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है और मासिक चक्र की प्रक्रिया ऐसे ही समान रूप से चलती रहती है। तो याद रखिएगा इसकी प्रोसेस क्या है। मासिक चक्र में विभिन्न हार्मोन्स का जो प्रभाव है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे जो है विभिन्न जो हार्मोन से कैसे प्रभाव डालते हैं। जैसे मासिक चक्र की जो संपूर्ण प्रक्रिया है अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम तथा विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो जो मासिक चक्र है इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये अंतःस्रावी तंत्र और विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें प्रमुख हार्मोन्स जो है निम्नवत है। पहला है, याद रखिए, पहला पुटक उद्दीपक हार्मोन। पुटक उद्दीपक हार्मोन जो है यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि की गोनेड्रोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। तो प्यूटरी ग्लैंड्स की गैनोडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। यह शरीर के विकास
यौन परिपक्वता और प्रजनन आदि की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि के गैनेडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। किस कोशिकाओं के द्वारा? गैनेडोट्रोपिक। स्त्रियों में इस हार्मोन का अधिक स्राव अंडाशय द्वारा जो है मतलब कि अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग तथा कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में स्थित एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरोन, सामान्य मात्रा में एस्ट्राडियोल, ठीक है, एस्ट्राडियोल तथा इनहिबियन ए तथा अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का अंडाशयों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। ये हार्मोन्स स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करके तथा मासिक चक्र को समान बनाए रखकर प्रजनन अंगों के विकास को प्रेरित करते हैं। इसके बाद है रजनोवृत्ति। रजनी जो वृत्ति है, रजनोवृत्ति कैसे होता है? तो स्त्रियों की उम्र बढ़ने के कारण जब अंडाशय अस्थायी रूप में डिंब का निर्माण करना बंद कर देते हैं तो यह अवस्था रजनोवृत्ति कहलाती है। लगातार 12 माह तक मासिक चक्र का न होना रजनोवृत्ति मान लिया जाता है। यह स्त्रियों की प्रजनन क्षमता के अस्थायी अंत का प्रतीक होता है। स्त्रियां सामान्यतः 45 से 55 वर्ष की आयु में रजनोवृत्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। मानव प्रजनन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मानव प्रजनन की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न जटिल चरणों में संपन्न होती है। जो मानव प्रजनन की जो प्रक्रिया है, इसके जो चरण है वो जटिल हैं, जटिल चरणों में यह संपन्न होती है, इसका प्रोसेस होता है। समग्र रूप में प्रजनन की जो प्रक्रिया, इसको 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जाता है। तो मानव प्रजनन के जो चरण है, इसके 4 मतलब कि चरण है। इन 4 चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप चरण को देखिएगा तो जैसे पहला है युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन। इसके बाद होता है निषेचन, इसके बाद भ्रूणीय विकास यानी भ्रूण का विकास होता है, और इसके बाद शिशु का यानी जो चाइल्ड है इसका जन्म होता है। तो पहला क्या होगा? पहला होगा एक मतलब कि जनन की प्रक्रिया होगी युग्मक जनन, ठीक है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर, इसके बाद भ्रूण का विकास होता है, फिर बच्चा विकसित होकर बाहर आता है। तो देखिए कैसे ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी होती है, कहां पर जाइगोट बनता है, कैसे शिशु का जन्म होता है, कैसे स्पर्म मिलता है। तो देखिए जैसे ओवम है और ये स्पर्म है, इसके 23 गुणसूत्र हैं। ओवम यानी अंडाणु 23 और शुक्राणु के भी 23 गुणसूत्र होते हैं, इसको याद रखिएगा। ये दोनों जब मिलते हैं, फीमेल और मेल के यानी ओवम और स्पर्म जो मिलते हैं, जब मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और इसके अंदर मतलब कि क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है, यानी जीव का जन्म होता है, जीव का विकास होता है। इसके बाद ये 23 जोड़े जो अंडाणु होते हैं, और 23 जोड़े मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र और 23 मतलब कि अंडाणु गुणसूत्र और 23 शुक्राणु यानी जो मेल है, इनके गुणसूत्र होते हैं, ये मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो 23 जोड़े याद रखिएगा। और इस तरह से एम्ब्रॉय जो है भ्रूण जन्म लेता है, इसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो जो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है, जो स्टेप है इसका, किस तरह से होता है आपको ध्यान में रखना है। तो युग्मक जनन जो है यह कैसे होता है? तो यह प्रजनन की प्रक्रिया जो है प्रारंभिक चरण है। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, इसका ये प्रारंभिक चरण है, जिसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों के प्रजनन तंत्रों में अगुणित जनन कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है। इसी आधार पर युग्मक जनन के 2 प्रकार होते हैं। इस देखिए पहला है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन जो होते हैं, पुरुषों के वृषण में अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। दूसरा है अंडाणु जनन। स्त्रियों के अंडाशय में अगुणित अंडाणु तथा डिंब का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष युग्मक यानी शुक्राणु तथा स्त्री युग्मक यानी अंडाणु परस्पर संयुग्मित होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इन दोनों के जो अंडाणु और जो शुक्राणु है जब मिलते हैं,
क्रिया करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और पुरुष के द्वारा एक बार में स्खलित वीर्य में लगभग 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, जिनमें से केवल 1% शुक्राणु ही अंडाणु तक ही पहुंच पाते, 1%, इतने मतलब की संख्या में। शुक्राणु सामान्यतः 48 घंटों तक या कई दिनों तक निषेचन करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत जो अंडाणु हैं ये लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन योग्य रहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है। जो नर युग्मक हैं इनका सिर्फ केंद्रक भाग लिया जाता है, जबकि मादा युग्मक संपूर्ण रूप से भाग लेता है। निषेचन के बाद युग्मक में समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस होता है। इसके द्वारा मिटोसिस के द्वारा क्या होता है, अनेक कोशिकाएं निर्मित होती है जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। ब्लास्टोमियर्स विभाजन की इस प्रक्रिया में ब्लास्टोमियर्स एक गोलाकार रूप ग्रहण कर लेता है जिसे मोरूला कहा जाता है। मोरूला विभाजित होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है और गर्भाशय में पहुंचने के बाद जो है यह ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। जब गर्भाशय में पहुंचता है तो पहुंचने पर यह ब्लास्टोसिस्ट का मतलब रूप धारण कर लेता है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय विकास होता है। तो कैसे होता है, जब अंडाणु के निषेचन के बाद निरंतर विभाजित होते हुए जो विभाजित हो जाते हैं, जब अंडाणु के निषेचन की जो प्रक्रिया है इसके बाद निरंतर विभाजित होते हुए युग्मनज प्रथम 3 सप्ताह में यानी 3rd वीक तक 3 सप्ताह में प्रारंभिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। प्राइमरी जर्म लेयर का जो है निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो प्रत्येक स्तर से शिशुओं के भिन्न भिन्न अंगों और उपांगों का निर्माण होता है। अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवधि में यानी 10 वीक्स की अवधि में विकसित युग्मनज को एम्ब्रियो कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। 10 सप्ताह तक जो है भ्रूण के निर्माण में समय लग जाता है और इस अवधि में शरीर के लगभग सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 10 सप्ताह के बाद विकसित संरचना गर्भ कहलाती है और गर्भ के समय से शिशु के जन्म तक भ्रूणावस्था में निर्मित अंगों और उपांगों का विकास होता है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रारंभिक जनन जो स्तर है इसके 3 स्तर हैं, बाह्य त्वचीय स्तर, मध्य त्वचीय स्तर और अंतः त्वचीय स्तर। बाह्य त्वचीय स्तर के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो शरीर की बाह्य त्वचा, ठीक है, नाखून, बाल, आंख के लेंस, उपकला ग्रंथि, तंत्रिकाएं, दांत की इनेमल, डेंटिन परत आदि, परिधीय तंत्रिका तंत्र, नाक कान के संवेदी उपकला, ठीक है, स्तन ग्रंथियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो मध्य त्वचीय स्तर है इसके अंतर्गत संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि, हृदय भित्ति, इसके बाद रक्त एवं लसिका वाहिकाएं एवं कोशिकाएं, वृक्क, जनन वाहिकाएं एवं जननांग और प्लीहा आदि आते हैं। और जो अंतः स्तरीय जो अंतः त्वचीय जो स्तर हैं इसके अंतर्गत मूत्राशय, मूत्र मार्ग, जठरांत्रिय और श्वसन मार्ग के उपकला स्तर, टॉन्सिल्स के मृदु ऊतक, यकृत, थायराइड और अग्नाशय आदि आते हैं। शिशु का जो जन्म है कैसे होता है, तो अंडाणु के निषेचन से शिशु के जन्म तक संपूर्ण अवधि क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। तो अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक ये जो संपूर्ण समय है, पीरियड है, इसको बोलते हैं गर्भकाल। और ये लगभग कितने दिनों का होता है, गर्भकाल का जो समय 270 से 280 दिनों के बीच होता है। मां के गर्भ में शिशु का पूर्ण विकास होने के बाद शिशु का जन्म होता है। जब बाहरी दुनिया में आता है तो इसे प्रसव कहा जाता है, प्रसव कहते हैं, याद रखिएगा। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका, डी ऑप्शन। मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर से निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो डिंब वाहिनी नली, डिंब वाहिनी नली, याद रखिएगा। 4 नंबर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है।
नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुज्यांगी या गाइनोडो गाइनेक गाइनेंड्रोमार्क। पुज्यांगी या गाइनेंड्रोमार्क, याद रखिएगा। 6 नंबर है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण में। जब नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? जब नर और मादा को बाह्य लक्षण के आधार पर अगर पहचाना जाता है तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन है इसको क्या बोलते हैं? नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाले हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि, जो सामान्य मासिक चक्र की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको ध्यान में रखिएगा कितनी होती है। तो महिलाओं में मासिक चक्र की जो अवधि है वो 28 दिनों तक होती है। सामान्य जो अवधि है वो 28 दिनों की है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग किए जाने वाली जो विधि है इसको क्या कहते हैं? परिवार नियोजन के लिए पुरुष में प्रयोग किए जाने वाली विधि को वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगर बात करें तो 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया, केवल नर में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है इसको क्या कहते हैं? नर में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। नर में पाई जाने वाली ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। और रजो चक्र का नियमन करने वाली जो ग्रंथि है इसको क्या बोलते हैं? रजो चक्र का नियमन करने वाली जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर है, अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? तो बिना निषेचन के अंडों का विदलन होता है। बिना निषेचन के अंडों का विदलन। माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिनों की होती है? तो 10 से 12 दिनों की। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। 16 नंबर है, मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष के आयु के पश्चात प्रारंभ होते हैं? मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष के आयु के पश्चात प्रारंभ होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 से 18 वर्ष। 15 से 18 वर्ष की आयु में जो है शुक्र जनन जो है प्रारंभ होते हैं। इसके बाद प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के एक सेल वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है? बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके जो एग होते हैं, एक सेल, ये वृद्धि करके वयस्क बन जाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्थिनोजिनेसिस। इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं? पार्थिनोजिनेसिस। शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु जनन है, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। भ्रूणीय विकास कहा जाता है। भ्रूणीय विकास कहा जाता है, बताइए। भ्रूणीय जो विकास है कितने सप्ताह की अवधि के बाद जो है मतलब कि अंडाणु के निषेचन से कितने सप्ताह तक की जो अवधि होती है इसको भ्रूणीय विकास कहा जाता है? तो आपको देखिए मालूम है, इसका कमेंट करके आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। भ्रूणीय विकास की जो अवधि है कितने सप्ताह की होती है आपको कमेंट करना, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए एक वर्क है, ठीक है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है प्रश्न संख्या 20 है। पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पुरुष प्रजनन तंत्र के अंगों में जो सम्मिलित है वो क्या है? पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग में, पुरुष प्रजनन तंत्र में जो सम्मिलित अंग है वृषण है, अधिवृषण है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, यानी ये सभी जो है पुरुष प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? वह कौन सा अंग है जो महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो है आपका शुक्रवाहिका। 22 नंबर है, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से
किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में जो है प्रविष्ट कराया जाता है? तो केवल शुक्राणु को, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर है एनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है और यह तरीका क्या बताता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो एमनियोसेंटोसिस एक मेथड है, एक तरीका है, और ये जो बताता है क्या बताता है? तो आप लोग को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए। किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो एमनियोसेंटोसिस जो है एक तरीका है और ये क्या बताता है आपको कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की जो नसबंदी है इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। 25 नंबर है कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? फीमेल जो जनन तंत्र है इसका जो भाग नहीं है वो है शुक्रवाहिका। और 26 नंबर है मानव प्रजनन के चरणों का जो क्रम है, मानव प्रजनन के चरणों का जो क्रम है वो कौन सा क्रम है? क्रम आप बताइएगा। आप देख सकते हैं जो क्रम दिया गया है, तो देखिए इसका जो सही क्रम हो जाएगा युग्मक जनन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद भ्रूणीय विकास होता है, यानी 1 2 3, यानी इसका जो सही क्रम होगा 1 2 3, यानी जो क्रम दिया गया बिल्कुल सही है। और गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है? गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को कहा जाता है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा जरायु। क्या कहा जाता है? गर्भ के सबसे बाहरी झिल्ली को, बाह्यतम झिल्ली को जरायु कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मानव प्रतिरक्षा एवं रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।